आज के क्लास में देखिए हम लोग देखेंगे बैंकिंग्स के बारे में। तो देखिए जो बैंकिंग है, तो बैंकिंग के क्षेत्र में इसमें क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं इसमें, जैसे बैंकिंग का थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री और कितने बैंक्स है बैंकिंग का, जैसे उसके और क्या क्या जैसे फंक्शनैलिटी होते हैं इसके, कितने टाइप्स के बैंक्स होते हैं, तो ये इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो बैंक देखिए एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जिनको लाइसेंस दी जाती है कि वो जो है आपका पैसे को वो डिपॉजिट करे और साथ में लोन्स प्रोवाइड करे। तो बैंक का ये एक सिंपल डेफिनेशन आपका है। और इसके साथ में बैंक देखिए फाइनेंशियल सर्विसेज भी आपको प्रोवाइड करते हैं, जैसे वेल्थ मैनेजमेंट का हो गया, करेंसी एक्सचेंज का हो गया, और सेफ डिपॉजिट बॉक्सेस भी आपको प्रोवाइड करते हैं। तो ये तो बेसिकली इसका डेफिनेशन है। अब यहाँ पर देखिए बैंकिंग हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके हैं कि इंडिया में जो सबसे पहला बैंक था, तो वो है, उसका नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो कि इंडिया का पहला बैंक था, जो कि कोलकाता में इसकी स्टेब्लिशमेंट की गई थी 1770 में। तो ये आप लोग याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये सारे जो है ब्रिटिश के द्वारा इस्टेब्लिश किए गए थे। इसके अलावा और भी बैंक थे आपके, जैसे बैंक ऑफ कोलकाता, जिसे बैंक ऑफ बंगाल के नाम से भी जाना जाता था। इसके बाद दूसरा बैंक था आपका बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। तो ये पहले बैंक हुआ करते थे, जिनको कि इन तीनों को मर्ज करके जो है मर्ज मर्ज करके बना दिए गए थे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। अब देखिए इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो है, तो ये फिर से जब नेशनलाइजेशन किया गया था इसका, तो ये फिर बन गया आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जो कि देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये कब बना था आपका, 1955 में। ये जो है आपका पहला बैंक था जो नेशनलाइज किया गया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से, तो ये 1955 में हुआ था। और ये जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से ही पहले जाने जाते थे ये तीनों बैंक, तो उसी को मर्ज करके ये बनाए गए थे। फिर बाद में नाम इसका चेंज होकर हो गया आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप लोग याद रखना। तो ये देखिए जितने ही बैंक थे, तो ये ब्रिटिशर्स के द्वारा ये कंट्रोल में थे इंडिपेंडेंस से पहले। फिर उसके बाद पहला ऐसा कौन सा बैंक है कि जो पूरे तरीके से इंडियंस के द्वारा ही कंट्रोल हुआ करता था, तो वह आपका पंजाब नेशनल बैंक। तो ये आप लोग याद रखनी, भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता था। फिर उसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका देखिए इसे पूछा जाता है कि जैसे बैंकों का कब कब इसका जैसे राष्ट्रीयकरण किया, नेशनलाइजेशन किया गया है। तो देखिए जो स्टार्टिंग में जो 14 जो बैंक थे, तो उनका नेशनलाइजेशन किया गया था 1969 में। तो उसके पीछे एक क्राइटेरिया रखी जाती थी कि जैसे 50 करोड़ डिपॉजिट है जिसके भी बैंक के पास है, तो उसका नेशनलाइजेशन किए गए थे उस समय। और दूसरा बैंक था आपका, मतलब दूसरे बार जो हुआ था तो वो 1980 में हुआ था। उस समय 6 बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया था। और इस समय क्राइटेरिया था कि जिसके पास 200 करोड़ का डिपॉजिट है तो उसका नेशनलाइजेशन किया जाएंगे। तो बेसिकली इस तरीके से 14 और 6 जो है, तो इनका जो है मतलब पूरे तरीके से नेशनलाइजेशन किए गए थे। अब यहाँ पे देखिए नेशनलाइजेशन करने का फ़ायदा क्या होता है यहाँ पे, कि पहले जो बैंक जो हुआ करते थे तो वो प्राइवेट ओनर के हाथ में हुआ करते थे और सरकार का कोई कंट्रोल हुआ नहीं करता था। तो इस तरीके से बैंक जो है मतलब वो पूरी तरीके से अपना इंडिपेंडेंटली फंक्शन नहीं कर पाते थे। वो जो प्राइवेट ओनर के हाथ में रहते थे तो उनके चलते वो मनमानी करते थे। लेकिन जैसे ही राष्ट्रीयकरण किया गया, नेशनलाइजेशन किया गया, तो बैंकों का जो कंट्रोल है तो वो आना शुरू हो चुका था। अब यहाँ पे बैंक जो है अपने तरीके से वो फंक्शन कर सकते थे। कंट्रोल मतलब जो है पूरे तरीके से किसी प्राइवेट ओनर के हाथ में वो नहीं था। तो देखिए जितने भी बैंकिंग सिस्टम है इंडिया के अंदर में, तो उन सभी का जो बैंक मतलब है तो वो कंट्रोल होते हैं आरबीआई के द्वारा। तो आरबीआई देखिए इसको फुल फॉर्म होता है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये जो है हमारे कंट्री का एक सेंट्रल बैंक है। और आरबीआई देखिए ये बना था आपका 1935 में, एक्चुअली एस्टेब्लिशमेंट इसकी हुई थी, जो कि एक्ट पास हुआ था आरबीआई एक्ट 1934 में। तो जैसे ही एक्ट पास होता है उसके बाद फिर आरबीआई का एस्टेब्लिशमेंट होता है 1 अप्रैल 1935 को। और इसका देखिए इनिशियल कैपिटल था 5 करोड़, जिसमें कि शेयर होल्डर जो थे तो वो मोस्टली नॉन गवर्नमेंट ही थे। फिर इसके बाद नेशनलाइजेशन इसका किया जाता है 1 जनवरी 1949 को। एज गवर्नमेंट जितने भी थे तो इसके मोस्टली जो शेयर थे तो वो एक्वायर कर लिया था प्राइवेट शेयर होल्डिंग से। तो ये जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है आपका कि कब नेशनलाइजेशन किया गया था आरबीआई का, तो ये 1 जनवरी 1949 को किया गया था। तो देखिए आरबीआई जो है तो ये जैसे बैंक का, ये बैंकों का भी बैंक होता है और गवर्नमेंट का भी जैसे ये बैंक होता है एक्चुअली में ये। और साथ में ये कंट्री का सेंट्रल बैंक है। तो इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, तो मेजरली ये आपको पूछा जाता है एग्जाम में, जैसे कि नोट इशू करना। नोट जितने भी आपके रहते हैं, करेंसी नोट आपके रहते हैं, जैसे आपको 20 रुपये 10 रुपये आप जो भी नोट देखते हैं, तो ये सारे जो इशू होती है तो वो आरबीआई के द्वारा होती है। और इसके साथ में गवर्नमेंट का भी ये बैंकर होते हैं। गवर्नमेंट के जितने भी रहते हैं उनके जो भी पैसे रहते हैं तो वो आरबीआई में ही रहती है। इसके अलावा ये बैंकर्स का भी बैंक होते हैं, यानी कि जितने भी बैंक्स होते हैं तो उन सबको लोन देना या फिर और भी जो फैसिलिटी होती है तो उनको प्रोवाइड करेगी आरबीआई। और इसके अलावा जो क्रेडिट जो होता है कंट्रोल करने का, मतलब कितना मार्केट में पैसा होना चाहिए, तो इन सभी का कंट्रोलर होता है आरबीआई।
और इसके साथ में जो फॉरेन जो रिजर्व्स रहता है, जैसे फॉरेन कंट्री के जो भी मुद्रा जो रहती है, उनके करेंसी जो रहती है, तो उन सभी का एक कस्टडियन होता है। और इसके साथ में यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आपके रहते हैं कि जैसे आरबीआई के जो सबसे पहले गवर्नर कब कौन थे, जो आरबीआई जब एक्ट पास हुआ था उसके बाद फिर तो इसमें देखिए पहले थे इसके सर ऑसबोर्न स्मिथ। तो ये जो है 1935 से लेकर 1937 के बीच में इनका कार्यकाल रहा था। और ये तो पहले गवर्नर थे, लेकिन अगर इस तरीके से पूछे कि पहले इंडियन गवर्नर कौन थे, तो वो थे सीडी देशमुख। तो ये 1948 से लेकर इनका 1949 तक का कार्यकाल रहा था। और प्रेजेंट में गवर्नर कौन अभी है, तो शक्तिकांत दास है, जो कि ये 25 नंबर पे हैं। अब आइए यहाँ पे हम लोग आरबीआई को कुछ थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू देख लेते हैं इसके फंक्शन के रिगार्डिंग। तो पहला मैंने आपको बताया था कि जैसे ये नोट कर इशू करती है, तो देखिए जितने भी नोट जो रहते हैं तो उन सभी को रेगुलेट करता है बैंक आरबीआई। बेसिकली एक नोट आपका जैसे 1 रुपए का नोट है आपका, तो ये जो है इसको इशू नहीं करती, ये गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है, फाइनेंस सेक्रेटरी के द्वारा, फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, मतलब फाइनेंस जो सेक्रेटरी होते हैं उनके द्वारा की जाती है। और इसके साथ में देखिए जितने भी लीगल टेंडर आपके रहते हैं मनी का, क्योंकि 1 रुपये नोट जब होती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा ये सर्कुलेट किए जाते हैं, इसके अलावा जितने भी आपके रहते हैं तो उन सभी को एक लीगल टेंडर घोषित कर दिया। जैसे देखिए डिमोनेटाइजेशन जब हुआ था तो आरबीआई ने ही जो है उसी का ही उन्होंने जो है लीगल टेंडर घोषित किया, मतलब इलीगल टेंडर घोषित कर दिया था जितने भी आपके, जैसे आपके जो भी मतलब 100 रुपये से ऊपर के नोट थे उस समय, तो वो आरबीआई के पास ही पावर होती है करने का। और इसके साथ में जो है आपका बैंकर, गवर्नमेंट के भी बैंकर ये होते हैं एक्चुअली में। अब जैसे ये तो आपका जैसे बैंकर रहते हैं, एजेंट रहते हैं एडवाइजर ऑफ गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। और इसके साथ में जो है जितने भी पब्लिक डेप्ट होते हैं गवर्नमेंट का, तो उनको भी ये मैनेज करती है। और बैंकर्स के भी ये बैंक तो होते ही है, हमने आपको बताया था कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है तो ये सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं अदर बैंकों की तरह। अब जैसे मान लीजिए कि कस्टमर इनका क्या हो जाएगा, जितने भी बैंक्स होते हैं आपके, तो वो कस्टमर हो गए आरबीआई के। जैसे कोई भी आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया या फिर पंजाब नेशनल बैंक हो गया, तो ये सारे जो होते हैं तो वो आरबीआई के अंडर में ही काम करते हैं ये। और इसके साथ में क्रेडिट का कंट्रोलर भी होता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो होती है जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए, अब जैसे जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं उसके द्वारा। और इसमें देखिए मेनली जो है अगर इस तरह का ऑब्जेक्टिव को अचीव करना रहता है क्रेडिट कंट्रोल करने का, कि मार्केट में कितना पैसा होना चाहिए कितना नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए ये जो है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेजर्स अपनाते हैं अपना, ताकि जो है पैसे को रेगुलेट किया जा सके कंट्री में कितना फ्लो होनी चाहिए। और यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चन आपके पूछे गए थे आपके यूपीएमआरसी एग्जाम में। क्वेश्चन देखिए आपका इस तरीके से था कि हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ द सोल राइट टू मिंट क्वाइंस इन इंडिया। तो इसमें आपको पूछा जा रहा है यहाँ पे कि किसके पास ये पूरे तरीके से सोल अधिकार होता है कि वो जो है क्वाइंस को मिंट करती है। तो इसमें देखिए दिया हुआ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है। तो देखिए जो गवर्नमेंट जो होती है इंडिया का, यानी कि जो सरकार जो होते हैं, तो उनके पास ये सोल राइट होती है कॉइन को मिंट करने के लिए। और रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जो रहता है कॉइन को जैसे मिंट करने के लिए जो है, ये पूरे तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ में होती है। और ये एक्ट पास किया गया था कॉइनेज एक्ट ऑफ 1906। और फिर इसको फिर से टाइम टू टाइम अमेंडमेंट भी किया गया है इसको। लेकिन जो कॉइन का जो मिंट करने का जो पूरा अधिकार होता है तो ये होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ में। तो ऑप्शन 3 इसका देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा। बस करेंसी नोट जो आपके रहते हैं जैसे 1 रुपये से ऊपर के आपके, जैसे आपके हो गए 5 रुपये के या 10 रुपये या 20 रुपये, तो ये आरबीआई के पास में होती है। अब यहाँ पे देखिए जो कॉइन जैसे मिंट करने का जो अधिकार जो रहता है जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास रहती है, तो इस तरीके से अभी अगर बात किया जाए तो टोटल 4 जैसे मिंट जो होते हैं कॉइन, मतलब जो कॉइन जो मिंटिंग की जाती है 3 4 जगहों पे की जाती है कंट्री में, जहाँ पे ये सारे कॉइन का यूज़ करते हैं, कॉइन का मिंटिंग की जाती है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट मिंट मुंबई, ये महाराष्ट्र में आपका दूसरा है, इंडियन गवर्नमेंट मिंट कोलकाता, और एक आपका हैदराबाद में और एक आपका नोएडा में है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखना। मुंबई में आपका महाराष्ट्र में, कोलकाता वेस्ट बंगाल हो गया, हैदराबाद आपका आंध्र प्रदेश हो गया, और नोएडा में आपका उत्तर प्रदेश हो गया। तो ये 4 जगह पे जो है कॉइन की मिंटिंग की जाती है। तो ये चारों पॉइंट आप लोग याद रखना, यहाँ पे ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। फिर इसके बाद देखिए दिया हुआ है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग पेमेंट इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज प्लास्टिक मनी। तो इनमें से कौन सा जो पेमेंट मोड आपका है जिसे हम लोग प्लास्टिक मोड, प्लास्टिक मनी भी हम लोग बोलते हैं। तो इसमें देखिए दिया हुआ है बियरर चेक, गिफ्ट चेक, डिमांड ड्राफ्ट या फिर क्रेडिट कार्ड। तो देखिए जो क्रेडिट कार्ड या फिर जो डेबिट कार्ड आपके रहते हैं तो इनको बोलाता है प्लास्टिक मनी, क्योंकि जो है ये आपके इस तरीके से बनाया जाता है आपका यहाँ पे कि स्मॉल कार्ड प्लास्टिक कार्ड के टाइप का आपके रहते हैं, जो कि ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक के द्वारा आपका जारी की जाती है। तो क्रेडिट कार्ड इसमें आपका ऑप्शन में दिया हुआ था, तो इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन 4 आपका हो जाएगा। इसके अलावा आपका डेबिट कार्ड भी रहेगा तो वो भी आपका प्लास्टिक मनी एक्चुअली उनको बोला जाता है।
अब इसके अलावा यहाँ पे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। इसमें देखिए दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द फंक्शन परफॉर्म बाय द आरबीआई। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है जो आरबीआई के द्वारा फंक्शन परफॉर्म की जाती है। तो इसमें देखिए दिया हुआ है कि इट इज द बैंक ऑफ इशू। दूसरा दिया हुआ है कि इट हैज एक्ट्स एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट, और इट इज द बैंकर ऑफ द अदर बैंक, और इट रेगुलेट द फ्लो ऑफ क्रेडिट। तो देखिए जो आरबीआई आपका है तो ये बैंक ऑफ इशू है, तो ये तो आपका स्टेटमेंट सही है। और ये गवर्नमेंट के भी बैंकर की तरह एक्ट करते हैं तो ये भी सही है। और ये अदर बैंक्स का भी ये बैंकर होते हैं तो ये भी सही है। और ये क्रेडिट को फ्लो कर रेगुलेट करते हैं बेसिकली, तो ये भी आपका सही है। तो इस तरीके से आपका ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट आपका इसमें सही हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका सही है इसमें। फिर अगला देखिए दिया द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब एस्टैब्लिश की गई थी। तो इसका देखिए आपका हो जाएगा अप्रैल 1 1935। तो 1 अप्रैल 1935 को जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये आपका इस्टेब्लिशमेंट किया गया था इसका यहाँ पे। और ये जो है इंडिया का सेंट्रल बैंक है एक्चुअली में। तो यहाँ पे हमने देखा आरबीआई के बारे में और साथ में जो बैंक का जो हिस्ट्री था बेसिकली आपका। अब यहाँ पे देखिए हम लोग देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंकिंग के बारे में जो इंडिया में भी फंक्शनिंग करते हैं। तो देखिए सबसे टॉप में आपका आरबीआई तो रहेगा ही, क्योंकि इसी के अंडर में सारे बैंक रेगुलेट होते हैं। तो बैंक जो होते हैं आपके तो वो कुछ शेड्यूल बैंक होते हैं और कुछ अनशेड्यूल बैंक होते हैं। तो देखिए शेड्यूल बैंक कहने का मतलब है कि ये बैंक कि जो कि सेकेंड शेड्यूल में मेंशन किए गए हैं। और ऐसे अनशेड्यूल बैंक वो हो जाएंगे कि जो कि आपका वो जो सेकंड शेड्यूल मेंशन किया उसमें मेंशन ये नहीं है। तो इसमें आपके आते हैं कोऑपरेटिव बैंक। तो मेनली इसमें हमारा फोकस नहीं रहेगा, हमारा फोकस रहेगा शेड्यूल बैंक के अंदर में। तो इसमें देखिए बहुत तरीके के बैंक होते हैं आपके यहाँ पे। एक तो आपका हो गया जैसे कमर्शियल बैंक, दूसरा आपका हो गया कोऑपरेटिव बैंक। ये देखिए थोड़ा सा आप लोग इसमें ये इम्प्रूवमेंट कर लेना। ये जैसे आरबीआई मतलब है तो शेड्यूल बैंक आपके जो रहेंगे तो इसमें कमर्शियल बैंक कोऑपरेटिव बैंक भी आएंगे। अनशेड्यूल बैंक में आपके कुछ और रहते हैं जो कि हम लोग आपको इसको पढ़ने की उतना ज़रूरत नहीं है आपके यहाँ पे। तो अनशेड्यूल बैंक वो रहेंगे कि जो मतलब सेकेंड शेड्यूल मेंशन नहीं किए गए हैं। और जो शेड्यूल बैंक रहेंगे तो आपका जो मेंशन किए हुए रहेंगे। तो शेड्यूल बैंक के अंदर में आपके इसके अंदर में कमर्शियल बैंक आपके आते हैं और कोऑपरेटिव बैंक आपके आते हैं। जैसे कि आपने नाम भी सुना होगा कोऑपरेटिव बैंक, पीएमसी बैंक जो आपका था तो वो भी एक कोऑपरेटिव बैंक का ही आपका है। जो कि ये सारे जो है आपके शेड्यूल बैंक के अंदर में आते हैं। तो मेनली हमारा फोकस रहेगा कमर्शियल बैंक के अंदर में। कमर्शियल बैंक भी ये मेनली देखिए ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं अपना प्रॉफिट बेसिस के लिए, यानी कि अपना प्रॉफिट कमाने के लिए ये वर्क करते हैं, तो इसलिए इसका नाम है कमर्शियल बैंक। तो इसमें देखिए जो कमर्शियल बैंक होते हैं ये बहुत तरीके के होते हैं। कुछ आपके पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं, कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंक होते हैं, कुछ फॉरेन सेक्टर बैंक और कुछ रीजनल रूरल बैंक होते हैं यानी कि आरआरबीज। तो मेनली देखिए पब्लिक सेक्टर बैंक यानी कि जो सरकार का इसमें सबसे ज़्यादा स्टेक होता है। तो इसमें आपका बहुत सारे बैंक होते हैं जैसे एसबीआई का और एसबीआई का अदर एसोसिएट हो गया। इसके अलावा अदर नेशनलाइज बैंक आपके रहते हैं जैसे कि आपका कोई और भी बैंक आपके हो गया और अदर पब्लिक सेक्टर बैंक हो गए जैसे पीएनबी हो गया, आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, या फिर और भी जो बैंक आपके रहते हैं। तो ये सारे इसमें आ जाएंगे पब्लिक सेक्टर बैंक में, जिसमें कि गवर्नमेंट का हिस्सा ज़्यादा होती है। और प्राइवेट सेक्टर बैंक में आपका जैसे एक्सिस बैंक हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, तो ये आपके प्राइवेट सेक्टर बैंक के अंदर में आ जाएंगे। और फॉरेन सेक्टर बैंक में देखिए जो फॉरेन के जो बैंक है जो इंडिया में ऑपरेट करते हैं तो वो सारे इसमें आ जाएंगे। जैसे इमिरेट्स बैंक हो गया आपका, और बार्कलेज बैंक आपका हो गया, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक हो गया, बैंक ऑफ अमेरिका, सिटी बैंक हो गया। और वो इसके बाद फिर आपका रीजनल रूरल बैंक यानी कि आरआरबीज हैं। तो इसमें आपका जैसे कर्नाटक ग्रामीण बैंक हो गया, कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक हो गया, इस तरीके से और भी जो आरआरबी है जो डिफरेंट स्टेट में फंक्शन करते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि जितने भी बैंक्स आते हैं एक्चुअली में वो सारे शेड्यूल बैंक्स के अंदर में ये आपके आते हैं, जिसमें पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, इसके अलावा फॉरेन सेक्टर के भी बैंक होते हैं। तो हमको उतना डेप्थ में नहीं जाना है, सबको बस आप लोग उतना देखते चलिए, आइडिया बस लेते चलिए सभी का। और जो क्वेश्चन आते हैं तो वो उस पर हम लोग मेजरली फोकस करेंगे। और देखिए एक चीज़ आपका नया है जिसमें कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में बात आपसे की जाती है। जो कि देखिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो आपका है तो ये पूरी तरीके से 100% गवर्नमेंट ओन बैंक है आपका यहाँ पे, जो कि ये ऑपरेट करता है आपका डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंदर पे। तो मेनली देखिए इसका एम होता है यहाँ पे कि जितने भी इंडिया के पोस्ट ऑफिसेस है तो उनको यूटिलाइज करना, उनको एक्सेस पॉइंट बनाना, और जिससे कि वो जो है पूरे मतलब गांव-गांव में भी सभी को बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करे। तो मेनली देखिए जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक डालते हैं इनका सर्विसेज होता है यहाँ पे कि ये जो है सेविंग अकाउंट बनाते हैं सभी का, और इसके साथ में मनी ट्रांसफ़र और साथ में इंश्योरेंस ये काम कर सकते हैं। और इसके साथ में जो अकाउंट जो रहता है इनमें पेमेंट बैंक आपका एक्चुअली में
तो ये जो है सेविंग अकाउंट या फिर जो करंट अकाउंट आपके रहते हैं, जिसमें कि एक लिमिट आपका रहता है 1 लाख का। लेकिन देखिए अब इसकी लिमिट जो है बढ़ा के कर दी है 2 लाख। तो आप इसको इम्प्रूव कर लेना यहाँ पे, क्योंकि ये रिसेंट में ही न्यूज़ आया था कि जो पेमेंट बैंक है तो वो जो है अब लिमिट इसमें 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख तक वो कर सकते हैं। तो ये अब रिसेंट में ही हुआ था ये न्यूज़ आपका यहाँ पे। और इस तरीके से देखिए जितने भी पेमेंट बैंक्स हैं आपका यहाँ पे, तो उसमें ये सारे फैसिलिटी प्रोवाइड किया था, जैसे यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसके अलावा एनईएफटी का भी फंक्शन रहता है, और साथ में भारत बिल पे का, ये सारे भी ऑप्शन आपके रहते हैं। इसके अलावा इमीडिएट पेमेंट सर्विस, रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, तो ये सारे भी फैसिलिटी दिए जाते हैं। तो जितने भी देखिए पेमेंट बैंक जो आपके रहते हैं यहाँ पे, तो ये अदर बैंकों की तरह ये काम करते हैं आपका यहाँ पे, लेकिन ये स्मॉल स्केल पे ये काम करते हैं। और इसमें डिफरेंस ये रहता है कि ये जो है कोई क्रेडिट रिस्क ये नहीं ले सकते हैं यहाँ पे, और ये जो है एडवांस लोन या फिर जो है क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते। बस यही डिफरेंस है दोनों के बीच में, पेमेंट बैंक के बीच में। तो ये तो जैसे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में हमने यहाँ पे बात किया, जिसकी फाउंडेशन की गई थी 1 सितंबर 2018 में की गई थी इसकी, और हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। तो ये इंडिया का पूरी तरीके से ओन्ड है, 100% ये ओन्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो इस तरीके से देखिए ये तो इंडिया का मतलब जैसे गवर्नमेंट का ये पेमेंट बैंक हो गया। इसके अलावा और भी प्राइवेट भी पेमेंट बैंक्स है आपके। तो इस तरीके से टोटल अगर बात किया जाए तो अभी टोटल 6 है जो पेमेंट बैंक की तरह एक्टिवली काम कर रहे हैं। तो जिसमें कि आपका पहला ऐप है एयरटेल पेमेंट बैंक हो गया, जो कि ये पूरी तरीके से पहला मतलब प्राइवेट ओनर के हाथ में है, पहला ये खोला गया था पेमेंट बैंक। और उसके बाद आपका दूसरा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो कि गवर्नमेंट का है। इसके बाद फिनो पेमेंट बैंक हो गया, जियो पेमेंट बैंक हो गया, पेटीएम पेमेंट्स बैंक हो गया, और एनएसडीएल पेमेंट बैंक आपका हो गया। तो ये 6 हैं आपके, आप लोग याद रखना। फिर उसके बाद देखिए दूसरा जो इम्पोर्टेंट बैंक है आपका तो वो है नाबार्ड, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो देखिए जो बैंक आपका है ये बेसिकली, तो इसको देखिए वो मेनली इसके जैसे इस्टेब्लिशमेंट किया गया है कि ये जो है केवल एग्रीकल्चर पर्पस के लिए ये फंक्शन, एग्रीकल्चर क्रेडिट के लिए फंक्शन करेगा। और साथ में अदर जो एक्टिविटी होते हैं जैसे रूरल एरियाज़ के अंदर में, तो उन सभी के लिए फंक्शन करेगा एक्चुअली में। मतलब कि ये जो है एग्रीकल्चर के फील्ड में सिर्फ क्रेडिट देगा। तो इसी के लिए बनाया गया नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए। तो इसका देखिए फॉर्मेशन किया गया था 12 जुलाई 1982 को। और इनिशियल जो कॉर्पस था नाबार्ड का तो वो 100 करोड़ था इसका। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो होल्डिंग है इसमें तो वो पूरी तरीके से 100% शेयर है, तो यानी कि ये पूरी तरीके से गवर्नमेंट ऑन बेस्ड है ये। और इसमें देखिए मेनली जो फंक्शंस रहता है नाबार्ड का आपका यहाँ पे, कि ये जो है फार्मर्स को मनी प्रोवाइड करते हैं उनको, जैसे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए ये इनका मेनली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है नाबार्ड का, कि मेनली ये जो है सिर्फ फार्मर्स के लिए ही वर्क करते हैं, यानी कि ताकि वो जो है एग्रीकल्चर में अच्छा कर सके। फिर इसके बाद देखिए एक और आपका इंपॉर्टेंट बैंक है, तो वो है आपका मुद्रा बैंक है, जिसका फुल फॉर्म होता है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। तो ये आपका एक पब्लिक सेक्टर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, जो कि ये लोन प्रोवाइड करती है बहुत ही एक कम रेट में, जितने भी माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपके रहते हैं और बाकी जो नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया के अंदर में, तो वो जो है उनको क्रेडिट प्रोवाइड करती है, या फिर जितने भी एमएसएमईज जो हैं अभी, तो उनको ये क्रेडिट प्रोवाइड करती है एक्चुअली में। और इसका देखिए लॉन्च किया गया था 1 अप्रैल में किया गया था, एक्चुअली अप्रैल 2015 में की गई थी। तो ये आप लोग बस ये ईयर याद रखना, ये आपसे इंपॉर्टेंट में पूछा जा सकता है। और देखिए जो ये क्रेडिट जो प्रोवाइड करता है यहाँ पे, तो इसको जो है 3 कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है, यानी कि जो लोन ये प्रोवाइड करती है। तो एक है इसमें आपका शिशु लोन, दूसरा है किशोर लोन, तीसरा है तरुण लोन। तो देखिए जो शिशु जो लोन आपका है, तो ये इसमें अप टू 50,000 पैसा दिया जाता है, तो ये अलाउड लिमिट्स है इसमें। और किशोर जो लोन रहता है तो इसमें अप टू 5 लाख रुपये दी जाती है। और तरुण जो आपका रहता है तो इसमें लोन अप टू 10 लाख रुपए जो रहती है। तो ये है आपका 3 तरह कैटेगरी किए गए, तो आप लोग याद रखना। अब भाई यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे आपके। क्वेश्चन देखिए कि विच अमंग द फॉलोइंग मोबाइल वैलेट्स हैज़ कम अप विद द पेमेंट्स बैंक। तो इनमें से कौन सा एक मोबाइल वैलेट्स है कि जो कि पेमेंट बैंक के साथ अपना आया हुआ है। तो इसमें देखिए दिया फ्री चार्ज, पेटीएम, मोबिक्विक, ऑक्सीजन। तो देखिए जो पेटीएम जो वैलेट आपका है, तो इसका एक पेमेंट बैंक भी है। तो हमने आपको दिखाया था लिस्ट यहाँ पे, आप यहाँ भी देख सकते हैं कि जो पेमेंट जो बैंक है जो कि एक्टिव कर रहे हैं अभी, तो उसमें आपका एयरटेल पेमेंट बैंक है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है, फिनो पेमेंट बैंक है, जियो पेमेंट बैंक आपका हो गया, पेटीएम पेमेंट बैंक और एनएसडीएल पेमेंट बैंक। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, दैट इज पेटीएम या पेटीएम पेमेंट बैंक इसमें आपका दिया हुआ है, जो कि वैलेट भी, मोबाइल वैलेट भी है, इसमें पैसे भी रख सकते हैं। तो ये जो है अपना पेमेंट बैंक के साथ भी आया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 आपका हो जाएगा। तो लिस्ट आप लोग याद रखना। और इसके साथ में देखिए भारत जो भारतीय एयरटेल भी है, तो इन्होंने भी जो पहला लाइव पेमेंट्स बैंक जिन्होंने सेटअप किया था सबसे पहले, तो ये चीज़ हमने आपको बताया भी था।
अब और हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि विच कमिटी रिकमेंडेड द सेटअप ऑफ रीजनल रूरल बैंक, यानी कि जो आरआरबी जो होते हैं तो उसके सेटअप करने के लिए कौन से कमिटी ने रिकमेंडेशन किया था। तो ये देखिए रिकमेंडेशन किया गया था नरसिम्हन कमेटी के द्वारा। तो इसका ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला देखिए क्वेश्चन है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज एन अपेक्स इंस्टीट्यूशन इन द स्फीयर ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट इन इंडिया। तो एग्रीकल्चर क्रेडिट के लिए कौन सा अपेक्स इंस्टीट्यूशन है इंडिया में। तो इसमें देखिए आपको दिया हुआ है नाबार्ड दिया आपका यहाँ पे, तो और इसके बाद सीडीबी दिया हुआ है, एक्सिम बैंक और एनएफडी आपका दिया हुआ है। तो इसमें देखिए नाबार्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमने आपको अभी बताया था कि जो नाबार्ड आपका है तो ये अपेक्स इंस्टीट्यूशन है एग्रीकल्चर क्रेडिट के लिए। तो यहाँ पे देखिए बैंकिंग से रिलेटेड जितने भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके थे और जो भी आपके कॉन्सेप्ट थे उनसे रिलेटेड तो हमने पूरा डिस्कस कर लिया है। तो इसी तरीके से आगे भी हम लोग कंटिन्यू करते चलेंगे।